प्रोफेसर प्रकाश सिंह जी, श्री विकास गुप्ता जी, श्री संगीत कुमार जी, पायल जी, प्रोफेसर नीरा जी, आज उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थी भाइयों और बहनों, मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मुझे यहाँ निमंत्रित कर मेरे विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच उपस्थित कराया है। जब प्रोफेसर साहब निमंत्रण देने के लिए आए थे तब मैं दुविधा में था एक आध मिनट के लिए कि मैं जाऊं या न जाऊं, मगर मैंने बाद में निर्णय किया कि मुझे जाना भी है और सबके साथ बात भी करनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन का जो विचार होता है, परिवर्तन के लिए जो नीति होती है और परिवर्तन की जो कल्पना होती है, इसका वाहक विश्वविद्यालय ही हो सकता है, इसका वाहक विद्यार्थी ही हो सकता है। जब भी युग परिवर्तित होता है, कालखंड कोई भी हो, समय कोई भी हो, तो वो परिवर्तन का वाहक हमेशा विश्वविद्यालय ही बना है। हमारे देश के अंदर कई सारे ऐसे उदाहरण हैं कि ढेर सारे अलग अलग प्रकार के वैचारिक आंदोलन के, सामाजिक आंदोलन के, स्वतंत्रता के आंदोलन के और अब विचार के परिवर्तन के आंदोलन के भी वाहक विश्वविद्यालय ही बन सकते हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ पर आकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। मित्रों, किसी भी संस्था का 100 साल होना, 100 साल तक संस्था दिन प्रतिदिन गौरव में बढ़ोतरी करने के साथ चलना और 100 साल के बाद भी अपनी रिलेवेंसी को बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और विशेषकर जब संस्था यूनिवर्सिटी हो तब तो बहुत कठिनाई के साथ इस मकाम पर पहुंचा जा सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब शायद देश में 100 यूनिवर्सिटी भी नहीं होगी, और आज देश में इतनी सारी यूनिवर्सिटी के बीच में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, अपने लीडरशिप के गुण को भी बनाकर संजो कर रखा है। इसलिए स्थापना से लेकर उसके स्थापक कुलपति हरि सिंह गौर जी से लेकर योगेश सिंह जी तक सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 2014 से जो परिवर्तन का एक युग शुरू हुआ है, इस देश में 2014 से जो एक परिवर्तन की शुरुआत हुई है, इस देश में 2014 से इस देश के देखने के नजरिए को बदलने की जो शुरुआत हुई है, इसकी वाहक भी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी बने, इसके लिए भी मैं इन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 1922 में अंग्रेजों ने राजधानी बदलकर दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यहाँ पर ढेर सारे ऐतिहासिक प्रसंगों का ये दिल्ली यूनिवर्सिटी साक्षी रहा है। श्री हरि सिंह गौर जी पहली हमारी संविधान सभा के सदस्य रहे, CD देशमुख और VKRV राव भारत के मंत्री भी बने। यहाँ पर लाला हरदयाल भी पढ़े। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, देश की आज़ादी में एक विचार को युवाओं में एक प्राण फूंकने का काम किया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को भी यही कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रखा गया। गांधी इरविन पैक्ट भी यही यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुआ। चंद्रशेखर आजाद भी यही यूनिवर्सिटी में रहे और 75 में जो देश के लोकतंत्र के बचाने का जो आंदोलन हुआ, उसमें भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। अनेक प्रकार के देश के आंदोलनों का साक्षी, देश के आंदोलनों को परिणाम तक पहुंचाने का
माध्यम ये दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा है और मैं मानता हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना ये काम, अपनी ये परंपरा को और गौरव के साथ आने वाले कई वर्षों तक बनाए रखेगी। आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रारंभ हो रहा है। इसका जो विचार रखा है, मतलब इसकी जो थीम रखी है, वो कई लोगों को ना समझ में आएगी, ना कई लोग इसका महत्व जान पाएंगे। स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल हो रहे हैं और आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। एक मणिकंचन योग है और ये विधि ने ही तय किया होगा कि जिस वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल होंगे उसी वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव भी होगा। और एक प्रकार से इस वर्ष से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है कि आजादी के अमृत काल की शुरुआत होगी। आजादी के 75 साल हमारे लिए बहुत गौरवप्रद है। भारत ने अनेक क्षेत्रों के अंदर चकाचौंध करने वाली उपलब्धियों को प्राप्त किया है, विश्व के अंदर अपना स्थान जमाया है। हमारी लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी ले जाने में हम सफल हुए। अनेक क्षेत्रों के अंदर जिस पर हम गर्व ले सके, इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। मगर 75 से 100 साल की यात्रा, अमृत काल की ये यात्रा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी ने 25 साल को संकल्प सिद्धि के 25 साल के रूप में वर्णित किया है और हर क्षेत्र के अंदर भारत को सर्वोच्च बनाने का संकल्प अभी हम लेंगे। इस संकल्प का वर्ष है और संकल्प सिद्धि का समय है। आज से लेकर 25 साल तक, 2047 तक इस संकल्प सिद्धि की यात्रा है और ये अमृत काल के समय में ही दिल्ली यूनिवर्सिटी आज इस संगोष्ठी का शुभारंभ कर रही है। और मैं आज इस संगोष्ठी की शुरुआत करने के लिए आज आया हूँ। यहाँ अनेक प्रकार के विषयों की चर्चा होगी। स्वराज, वंदे मातरम, स्वदेशी, सत्य, अहिंसा, अंत्योदय, राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र, हिंदुत्व, एकात्म मानववाद, पंथ निरपेक्षता, सबका साथ सबका विकास, अनेक विविध विषयों पर यहाँ पर विशद चर्चा होने वाली है। मगर मैं सबसे पहले इसके टाइटल पर जानना चाहता हूँ। इस संगोष्ठी का जो आज का विषय है, स्वराज से न्यू इंडिया तक भारत के विचारों का पुनरावलोकन। मित्रों, स्वराज शब्द को आजाद होने के बाद बहुत अलग तरीके से इसकी व्याख्या की गई और इसको व्याख्याहित करने वाले जो लोग थे, उनके मन में ढंग से तय था कि क्यों इसकी व्याख्या इतनी सीमित करनी चाहिए। स्वराज की व्याख्या सिर्फ शासन व्यवस्था तक सीमित कर दी गई। स्वराज की व्याख्या शासन व्यवस्था तक सीमित नहीं होती। पहले अंग्रेज राज करते थे और एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत आज हमारे लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि राज कर रहे हैं। तो स्वराज मिल गया, ये मानना मैं नहीं मानता ये पर्याप्त है। हमारी स्वराज की कल्पना कभी ये नहीं थी। हमारी स्वराज की कल्पना में स्व शब्द का बहुत महत्व है। राज का मतलब व्यवस्था लाने वाला, राज का मतलब शासन नहीं है। स्व का बहुत मतलब है। स्वराज की व्याख्या करने वालों ने आजादी के बाद स्व को बहुत डाइल्यूट कर दिया और शासन को बहुत बड़ा कर दिया। इसी के कारण आज 75 साल के बाद हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें फिर से एक बार इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत। स्वराज की व्याख्या में ही स्वदेशी अपने आप आता है। स्वराज की व्याख्या में ही स्वभाषा अपने आप आता है। स्वराज की व्याख्या में भी स्वधर्म अपने आप आता है। स्वराज की व्याख्या में ही हमारी संस्कृति अपने आप आता है और स्वराज की व्याख्या में ही देश का सर्वोच्च विचार सबसे पहले वो अपने आप आता है। ये सारे व्याख्याओं को सीमित कर
स्वराज की व्याख्या को शासन व्यवस्था तक सीमित करने का काम कुछ लोगों ने किया और हम उस रास्ते पर चल पड़े। और स्वराज की संपूर्ण कल्पना यही स्वराज की संपूर्ण कल्पना ही न्यू इंडिया का विचार है, नव भारत का विचार है। और इस विचार के आधार पर आज जो थीम रखी गई है, स्वराज से नव भारत तक, इसका मतलब ही है स्वराज का संपूर्ण अर्थ चरितार्थ करना और साच अर्थ में स्वराज का संपूर्ण अर्थ के तत्वाधान में राष्ट्र की उन्नति करना। इस दिशा में देश को ले जाने का आज संगोष्ठी है। मैं मानता हूं कि एक समृद्ध, सशक्त, संस्कृत, शिक्षित, सुरक्षित और सामर्थ्यवान भारत की रचना का तभी विचार हो सकता है जब स्वराज के सारे अर्थ हम समाहित करें और उसको प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ एक रास्ते पर चल पड़े। भारत की जो कल्पना करते, मैं कई लोगों को सुना, मैं किसी के साथ कभी मतभेद नहीं करता, मगर मैं अपने विचारों को दृढ़ता के साथ रखता भी हूं और मैं मानता हूं कि मेरा अधिकार है। मैं किसी के साथ कभी डिस्प्यूट नहीं करता। कुछ लोग आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, मुझे कई बार लगता है कि उनको भारत के विचार की चर्चा करने से पहले भारत का अर्थ भी मालूम है क्या। आइडिया ऑफ इंडिया की जो लोग बात करते हैं वो जैसे ऐसी फिलॉसफी लेकर आते हैं कि जो बहुत नया विचार है, बहुत प्रासंगिक विचार है और हम विश्व को कुछ बड़ा दे देंगे। मैं आज बहुत स्पष्टता के साथ यहाँ विद्यार्थी बैठे हैं, उनको कहना चाहता हूँ, यहाँ मंच पर पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी बैठे हैं। भारत को अगर हम जियो पॉलिटिकल कंट्री के रूप में देखेंगे तो हम कभी भी भारत को समझ नहीं पाएंगे। भारत कोई संधि से बना हुआ राष्ट्र नहीं है, भारत कोई रेजोल्यूशन से बना हुआ राष्ट्र नहीं है, भारत कोई युद्ध के परिणाम से निर्मित हुआ राज्य नहीं है। भारत एक जियो कल्चर कंट्री है, भू सांस्कृतिक देश है और जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे हम भारत की कल्पना को समझेंगे। सदियों तक, हजारों सालों से हमारी चीर पुरातन एक सांस्कृतिक नदी का प्रवाह बह रहा है और इस सांस्कृतिक नदी के प्रवाह ने जिन जिन लोगों को अपनी आगोश में लिया वो भारत है। और भारत को आज इसी दृष्टि से समझ, मेरी पार्टी का अध्यक्ष था, पूरे देश का सभी जिलों का भ्रमण किया है। मैं मणिपुर में जाता था तो वहां भी कृष्ण मिलते थे, भारतनाट्यम देखता था तो वहां पर भी कृष्ण मिलते थे, द्वारिका जाता था तो हमारे गुजरात के रास गरबा में कृष्ण मिलते थे और वृंदावन जाता था तो भी कृष्ण मिलते थे। तो ये संस्कृति ही हमें जोड़ती है। गंगा भी देश के किसी भी कोने में चले जाओ आपको गंगा मिलेगी ही मिलेगी। ये बातें भारत को जोड़ती है, भारत को एक रखती है और ये विचार को जब तक हम नहीं अपनाएंगे नए भारत की कल्पना हम नहीं कर पाएंगे। हम विश्व में जो कुछ भी अच्छा है सब स्वीकारने के आदी रहे हैं। विश्व में जो कुछ भी अच्छा है उसको स्वीकार करना भारत का मूलभूत स्वभाव है। दुनिया विज्ञान में जो आगे बढ़ी, हम अगर पीछे हैं तो हम इसको स्वीकारते हैं। नई व्यवस्थाओं में आगे बढ़ी, अगर हम पीछे हैं तो इसको हम स्वीकारते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो पुराना था, जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला था, वो आज कालबाह्य हो गया है, वो प्रासंगिक नहीं रहा है। मैं स्पष्टता के साथ आज आपके सामने करना चाहता हूं, भारत ने कभी छोटा नहीं सोचा। विश्व बंधुत्व की बात आज हमें जो समझाते हैं, हजारों साल के पहले हमने वसुधैव कुटुंबकम को, पूरी वसुधा को एक कुटुंब मानकर आगे मानकर हम चलने वाले लोग हैं। हमने हमारे मंत्रों में अंतरिक्ष से लेकर अबोल पशु से लेकर वनस्पति तक की शांति के लिए प्रार्थना करी। ये जो पर्यावरण हमें समझाते, मैं उनको समझाना चाहता हूं। आइडिया ऑफ इंडिया आप अलग प्रकार से सोचिए। आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते से, आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म से, आइडिया ऑफ इंडिया सर्वपंथ समभाव में रहा है।
आइडिया ऑफ इंडिया वसुदेव कुटुंबकम में है। आइडिया ऑफ इंडिया दरिद्र नारायण की सेवा में है। आइडिया ऑफ इंडिया नारी तू नारायणी में है। आइडिया ऑफ इंडिया एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सत्य में है। आइडिया ऑफ इंडिया वैष्णव वजन में पड़ा है। अगर वैष्णव जन आप समझते हैं तो भारत को समझने में कोई दिक्कत नहीं लगेगी। मित्रों, ये 2014 से 2022 के तक की यात्रा जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई, वहां इस 8 साल के अंदर सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और संस्कृति को पुनः गौरवान्वित करने की दृष्टि से भारत के अंदर सभी प्रकार का बहुत काम हुआ है। और भारत के अंदर सम विकास की एक कल्पना को चरितार्थ करने का काम हुआ है। ढेर सारी उपलब्धियां होंगी और वो उपलब्धियों के अंदर भारत के 80 करोड़ लोग एक विचारधारा के तहत देश चला। 80 करोड़ लोग अपने आप को देश की व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं मानते थे। अंत्योदय की विचारधारा के आधार पर, एकात्म मानववाद की विचारधारा के आधार पर, गरीब कल्याण की विचारधारा के आधार पर जब भारत चलने लगा, आज देश के 80 करोड़ लोग अपने आप को भारत की व्यवस्था का हिस्सा मानने लगे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन मिले, हर घर में शौचालय गया, हर व्यक्ति को घर मिला, हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था हुई, हर गरीब के स्वास्थ्य की 5 लाख तक का खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है। पीएम किसान के माध्यम से ढेर सारे किसानों को ऋण ही न लेना पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करी। हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया, बिचौलिए निकालकर हर एक को अपना फायदा डीबीटी के माध्यम से लगभग 19 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से पहुंचा। और ये सब करते 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 जब कोरोना आया तब पूरा विश्व भी आश्चर्यचकित रहकर आज हमारी व्यवस्था पर मीमांसा करने के लिए बाध्य हो गया है, हमारी व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए बाध्य हो गया है कि भारत जैसे देश में 190 करोड़ टीके लग गए और कहीं पर कोई अव्यवस्था नहीं। 45 सेकंड के बाद टीका लगाने वाले के पास इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। दुनिया के विकसित देश भी ये व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और इसी का कारण है कि कोरोना के बाद भी आज हम दुनिया की स्पर्धा में सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी हमने सुधारा, सप्लाइड साइड को भी सुधारा और गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 साल तक इसके घर में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाने का अनाज पहुंचाकर कोरोना के समय में संवेदना के साथ इसकी जिंदा रहने की व्यवस्था की, इसके घर के चूल्हे को जलाने की व्यवस्था करी। और ये जो विचार है वो विचार ही आइडिया ऑफ इंडिया है। आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी 21-22 में लगभग सभी बड़े देशों में सबसे ज्यादा अनुमानित वृद्धि हमारी 8.9% है। 2022 में 400 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हम पार कर चुके हैं। लगभग कृषि का निकास भी आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। पीएलआई योजनाओं में 30 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी भारत में शुरू होने वाली है। राजस्व हमारा दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आजादी के बाद पीक पर है। जीएसटी 1.67 लाख करोड़ रुपया का आंकड़ा हमने हमारा ही रिकॉर्ड तोड़ा है। 11 से ज्यादा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए हैं। विद्युत ट्रांसमिशन में भी हमने कई सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। और एक प्रकार से सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भारत को संपन्न बनाने का, भारत को समविकास के माध्यम से समृद्ध बनाने का एक प्रयास, सफल प्रयास ये 8 साल में हुआ है, जो हमारे अमृत महोत्सव के माध्यम से, अमृत काल के माध्यम से सदी होते होते सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने तक जाने वाला है। ये जो कल्पना है कि विकास समाज के एक वर्ग के लिए नहीं है, विकास सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक होगा।
विकास की अवधारणा समभाव के साथ होनी चाहिए। ये जिन्होंने भी एकात्म मानववाद और अंत्योदय का चिंतन पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि विकास को किस प्रकार से समभाव के साथ किया जा सकता है। और 8 साल के अंदर हमने इसको नीचे तक उतारने का काम किया है। जब नव भारत की हम बात करते हैं तो नव भारत किस रास्ते पर महासत्ता बनेगा, नव भारत किस रास्ते पर सामर्थ्यवान देशों की सूची में सबसे ऊपर होगा, वो रास्ता मोदी जी ने तय कर दिया है। और वो रास्ते में 8 साल की हमारी यात्रा समाप्त भी होगी। सुरक्षित भारत का जहां तक सवाल है, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत की कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। हम विदेश नीति को ही रक्षा नीति मानते थे। अगर रक्षा नीति थी भी तो भी विदेश नीति की परछाई में वो दब कर रह गई थी। इस देश पर सालों से हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा प्रचंड रूप से हमले होते थे, आतंकवादी भेजे जाते थे। उरी और पुलवामा में ये 8 साल में भी ये प्रयास हुआ। जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर मुंह तोड़ जवाब घर में घुस कर दिया, तब समग्र विश्व के सामने भारत की रक्षा नीति क्या है स्पष्ट हो गया। हम विश्व भर के देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम सबको साथ में लेकर चलना चाहते हैं। हम शांति के चाहक भी है, शांति के पुजारी भी हैं। जहां मगर हमारी सेना और हमारी सीमा के साथ जो छेड़खानी करेगा उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम दृढ़ निश्चयी। और पहली बार देश की आंतरिक सुरक्षा के अंदर, देश की बाह्य सुरक्षा के अंदर देश के किसी नेता ने एक निर्णायक भाषा के साथ विश्व को अपना परिचय कराया कि भारत के साथ कोई इस प्रकार से भारत की सीमाओं की अपमान नहीं कर सकता। और ये निर्णायक परिचय पूरे विश्व में भारत के परिचय में परिवर्तित हुआ है। जब भी रक्षा के क्षेत्र की बात होती थी तब 2 ही देशों की बात होती थी, अमेरिका और इजराइल, जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा सचेत और चौकन्ने रहते हैं। आज वो 2 देशों की सूची में तीसरा नाम जुड़ गया है। हमारे महान भारत का नाम जुड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूर्वोत्तर के अंदर ढेर सारे हथियारी ग्रुप थे। ये 8 साल के अंदर 9000 हथियारी ग्रुप के एक्टिविस्टों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में आए। ढेर सारे समझौते हुए, कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, बोडोलैंड का समझौता हुआ, ब्रू समझौता हुआ, NLFT का समझौता हुआ। और आज स्थिति ऐसी हुई है कि अब सफा हटाने के लिए आंदोलन करने पड़ते थे और भारत सरकार के लोग बचाव की मुद्रा में जवाब देते थे, नहीं भाई ये जरूरी है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। वो ही उत्तर पूर्व के अंदर, वो ही नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज शांति प्रस्तापित होने के कारण हमने बहुत बड़े हिस्से से, उत्तर पूर्व के 75% हिस्से से अब सपा को हटाने का काम हो सकता है। अब सपा को आइडियोलॉजी के आधार पर, ह्यूमन राइट के आधार पर हटाने वाले लोगों को ये जवाब है। ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद में मारे जाते हैं, जो आतंक फैलाते हैं। उनकी ह्यूमन राइट की चर्चा करने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ह्यूमन राइट उनका भी है जो आतंकवाद की भेंट चढ़ते हैं। और उनके ह्यूमन राइट की रक्षा करने का रास्ता कानून हटा देना नहीं है, स्थिति ही ऐसी निर्मित करना जहां कानून की जरूरत ही न पड़े। इस प्रकार की स्थिति नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाई। धारा 370 और 35 से हटाना, सालों से ओहो क्या हो जाएगा, कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, क्या होगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को चुटकी बजाते हुए इसको कर भी दिया। और जो लोग कहते थे कि खून की नदियां बहेगी, मैं गर्व के साथ उनको कहना चाहता हूं, मोदी जी की सरकार की नीतियों के कारण खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की भी किसी में हिम्मत नहीं। जब दृढ़ता के साथ निश्चित उद्देश्य मन में रखकर कोई शासन करता है तो परिवर्तन किस प्रकार से आता है, इसका उदाहरण। जब देश का हित
सर्वोपरि रखकर कोई शासन करता है तो रास्ते की कितनी भी दिक्कतें हो, अपने आप रास्ता समान हो जाता है और गाड़ी पूर्वपाट चलने लगती है, कोई बाधा नहीं रहती है। इसका उदाहरण है। वामपंथी उग्रवाद के क्षेत्र में भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। विकास के मोर्चे पर भी प्रयास किए हैं और सुरक्षा के मोर्चे पर भी प्रयास किए हैं। आज देश में सबसे कम जिले, वामपंथी उग्रवाद की शुरुआत होने के बाद सबसे कम जिले आज यहां पर दिखाई पड़ते हैं। नए भारत की जो कल्पना है, इसमें सुरक्षित भारत भी है। मैंने पहले कहा, सामाजिक रूप से सम विकास होना चाहिए, समाज के हर वर्ग का विकास होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से समग्र विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, कौवत होना चाहिए हमारे पास। इस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए, सुरक्षित भारत भी होना चाहिए और ये सब बनाना है। तो धर्मेंद्र भाई यहां बैठे हैं, मोदी जी एक नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मैं मानता हूं ये भविष्य के भारत का उज्जवल दस्तावेज है। 2020 की नई शिक्षा नीति के अंदर भारतीय मूल्यों में निहित शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना को आज के समय के अनुरूप जमीन पर उतारने का प्रयास किया गया है। हर प्रकार के ज्ञान को एक प्लेटफॉर्म देने का इसके अंदर प्रयास है, रोजगारी को भी प्लेटफॉर्म देने का प्रयास है। बच्चा सिर्फ पढ़ लिख कर पाइपलाइन जैसे कोर्स में ग्रेजुएट होकर बाहर न निकले। बच्चे के अंदर जो क्षमताएं पड़ी हैं, वो क्षमताओं का संपूर्ण दोहन करने का उसको प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, मंच देना पड़ेगा। वो अपनी क्षमताओं का सबसे ज्यादा उपयोग कर पाए, इस प्रकार से उसको तैयार करना चाहिए, इस प्रकार से उसको पढ़ाना चाहिए। और वो व्यवस्था नई शिक्षा नीति में, जो नई शिक्षा नीति को बारीकी से देखेंगे, उनको मालूम पड़ेगा कि देश के लिए 5-3-3-4 का जो नया मॉडल आया है, 10+2 का मॉडल की जगह वो मॉडल कितना उपयुक्त होने वाला है। और मैं मानता हूं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि पहले 5 साल मातृभाषा में पढ़ाई ये बच्चे के विकास के लिए निहायत जरूरी है। न केवल बच्चे के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भी जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारा साहित्य, हमारा व्याकरण वो उसकी मातृभाषा में पढ़ा है। अगर बच्चा उसी से कट जाता है तो वो अपने मूल से कट जाता है, और जो मूल से कट जाते हैं वो कभी बड़े नहीं होते। बड़े तो वो ही होते हैं जिनके मूल पाताल तक गहरे होते हैं, और वो तभी हो सकते हैं जब बच्चा अपनी देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई भी दुनिया की भाषा, क्यों सिर्फ अंग्रेजी, फ्रेंच भी सीखिए, जर्मन भी सीखिए, चीन की भाषाओं का भी अभ्यास करिए, जापानीज भी सीखिए, कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं गुजराती न पढ़ूं, मैं हिंदी न पढ़ूं, तो मैं अपने आप को इस देश की मूल धारा के साथ जोड़कर नहीं रख पाऊंगा। और इसको मोदी जी ने थ्रस्ट दिया है। कक्षा 5 तक माध्यम ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी मातृभाषा होगी, 6 से 8 तक वोकेशनल ट्रेनिंग, कारपेंटरी, इसके अंदर अनेक प्रकार के गुणों को डेवलप करने की व्यवस्था की गई है। और 11वीं में पहले जो साइंस, कॉमर्स या कला में जाना था, 9वीं कक्षा से ही उसको अपनी स्ट्रीम तय करने का, और जो स्ट्रीम वो तय करता है उस पर ज्यादा थ्रस्ट देने का विकल्प दिया है। हमारी सरकार ने कई प्रकार का सोच विचार कर कई लोगों के सुझाव लेकर नई शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया है। और मित्रों, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, शायद ये पहली शिक्षा नीति मोदी जी के नेतृत्व में, धर्मेंद्र भाई भी बैठे यहाँ पर, आई है जिसका कोई विरोध ही नहीं कर पाया है, सबने इसका स्वागत किया है। यही बताता है कि कितनी समावेशी है। नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना, रिसर्च और प्रोफेशनल एक ऐसी फौज तैयार करना जो देश में R&D और प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाएंगे, यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य है।
इस देश के युवाओं के लिए भी मोदी जी ने अपार संभावनाओं का एक मंच, अलग अलग मंच खड़े कर रखे हैं। मैंने जैसे कहा, नई शिक्षा नीति अनुसंधान और कौशल, रिसर्च और स्किल को बढ़ावा देगी। कैपेसिटी बिल्डिंग पर इस शिक्षा नीति में बहुत ध्यान दिया गया है, इस पर ज्यादा वजन दिया गया है। हायर एजुकेशन के अंदर ये 8 साल के अंदर लगभग 2014 से 39 नए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए गए। IITS, IIM, NIT, IIIT, IISER ढेर सारे शुरू किए गए। मेडिकल की कॉलेज में 55% की वृद्धि की है और MBBS की सीटों में लगभग 1.25 गुना वृद्धि और PG मेडिकल में 2 गुना वृद्धि करने का काम 8 साल के कम अंतराल में नरेंद्र मोदी जी ने। स्किल इंडिया मिशन के तहत स्किलिंग और रीस्किलिंग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 का लॉन्च हो चुका है। लगभग 4 लाख युवाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिर्फ स्टार्टअप की बात अभी कर रहे थे, यहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, या युवा बैठे उनको भी बताना चाहता हूँ कि 2016-17 में 724 स्टार्टअप थे। जरा मेरा आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2016-14 में 724 स्टार्टअप थे। आज 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप बनने की प्रक्रिया चल रही है। 10,000 से अधिक स्टार्टअप तो सिर्फ कोरोना काल में बने और 2014 में जो 724 स्टार्टअप थे उसमें थे सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में थे। आज 51 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब के अंदर हमारे बच्चों के। कितना बड़ा मंच भारत के युवाओं को भारत की सरकार ने प्रदान किया है और एक मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत हर्ष की बात है, जितने भी स्टार्टअप है उसमें से 44% स्टार्टअप हमारी युवा बहनों ने बनाए हुए हैं। इनकी डायरेक्टर हमारी युवा बहन, बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये छोटे से शहरों से आते हैं। 45% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर शहरों से आए। आज छोटे से शहर में रहने वाला बच्चा भी अपने आप का अपना स्टार्टअप शुरू कर विश्व के युवा के साथ इस मंच से स्पर्धा कर सकता है। अगर संभावना है, अगर शक्तियां हैं तो उसको प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मेक इन इंडिया के माध्यम से लगभग भारत को उत्पादन का, विश्व में उत्पादन का हब बनाने का हमने काम किया है। डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया, एनिमेशन, सूर्योदय, ढेर सारी योजना मोदी जी युवाओं के लिए लाए हैं और नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट रूप से एक नीति है, इस देश को महान इस देश का युवा ही बना सकता है और कोई इस देश को महान नहीं बना सकता। इस देश को अगर हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर जाना है तो युवा को प्रेरित करना पड़ेगा, युवा को रास्ता दिखाना पड़ेगा, युवा को मंच देना पड़ेगा और वो काम हर क्षेत्र के अंदर हम कहेंगे। मित्रों, आज मैं यहां हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस देश को समस्याओं का देश कहते हैं। ठीक है, स्वागत है, समस्याओं को आइडेंटिफाई करना भी बड़ी बात है। आइडेंटिफाई करेंगे तो ही तो इसका निवारण होगा। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, इस देश में 100 से अधिक समस्याएं हो सकती है, मगर इस देश में लाखों समस्या का समाधान भी इस देश की विचार में ही पड़ा हो सकता है। इस देश में सैकड़ों समस्या हो, मगर इस देश के मूल विचार के अंदर लाखों समस्या का समाधान करने की ताकत भी इस देश के अंदर पड़ी है और अगर हम उस रास्ते पे जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और आज मैं जब यहां आया हूं, DU में आया हूं, तब मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। हिंसा और वैचारिक लड़ाई, इसका रणक्षेत्र यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए। आइडियोलॉजी यूनिवर्सिटी से ही इमर्ज होती है
युवा आइडियोलॉजी में संघर्ष की जगह, लड़ाई की जगह विमर्श को स्थान दें। जो श्रेष्ठ है वो अपने आप बाहर आ जाएगा। हम क्यों चिंता करें? एक बार विमर्श करें, एक बार चर्चा करें। समय की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वो ही बाहर आएगा। और मैं आज इतना निश्चित रूप से मानता हूं कि कोहिनूर को कोई 10,000 फुट नीचे भी दफना दे, कभी न कभी वो अपने मूल स्वरूप में दैदीप्यमान होकर बाहर आए। आइडियोलॉजी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ने से आइडियोलॉजी कभी प्रस्तापित भी नहीं होगी। ना हम इसका प्रचार और प्रसार कर सकते, ना इसकी स्वीकृति ला सकते। विचार और विमर्श से ही स्वीकृति आती है, विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी आगे बढ़ती है, और विचार और विमर्श से ही आइडियोलॉजी युगों युगों तक चलती है। और ये हमारा रास्ता है। इस देश के अंदर नालंदा हो या तक्षशिला हो, तोड़ने वाले चले गए, उनको कोई याद नहीं करता। कहते हैं जब नालंदा का पुस्तकालय जलाया गया 6 महीने तक धुआं उठता था। ठीक है, इनको त्वरित संतोष मिल गया होगा, मगर जिस विचार को वो जलाना चाहते हैं वो आज भी अक्षुण्ण है और अपनी जगह पे गौरव के साथ। इसलिए आइडियोलॉजी के लिए वैचारिक लड़ाई की जगह यूनिवर्सिटीज नहीं बननी चाहिए। विचार विमर्श की जगह यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। अपने सिद्धांतों को लिए विचार विमर्श के आधार पर ही आगे बढ़ाना चाहिए, और देश के निर्माण के लिए भी अपनी आइडियोलॉजी को स्वीकृति दिलाकर उस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आइडियोलॉजी संघर्ष का रास्ता बनती है तो वो आइडियोलॉजी ही नहीं है, और कम से कम इस देश की आइडियोलॉजी तो नहीं है। मित्रों, बहुत सारे युवा बैठे हैं। आज देश में एक नए प्रकार का विचार चल पड़ा है, अधिकारों की लड़ाई का। ठीक है, संविधान ने हमें हम सबको अधिकार दिए हैं, परंतु अधिकार के साथ साथ दायित्व का भी संविधान ने उल्लेख किया है। और कोई ऐसा अधिकार नहीं होता जो दायित्व निभाए बगैर हमने मांगना चाहिए। युवाओं को देश के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, समाज के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, गरीबों के प्रति युवाओं का जो दायित्व है, इसका भी सदैव विचार करना चाहिए। एक नया विचार इस देश में कुछ सालों से चल रहा है। अधिकारों की मांग को सबसे ज्यादा ताकतवर करना, इसके आधार पर असंतोष खड़ा करना, असंतोष को संगठित कर एक प्रकार की नई अव्यवस्था खड़ी करना। मैं युवाओं को कहता हूं, थोड़ा कम अधिकार मिलेगा तो कुछ नहीं जाएगा। अगर ज्यादा दायित्व का चिंता करेंगे तो किसी के अधिकार की अपने आप हम चिंता कर लेंगे। हम जब अपने दायित्व की चिंता करते हैं तो इसके साथ ही किसी के अधिकार की रक्षा करते हैं, और इन अधिकारों की मांग के आधार पर हिंसा फैलाना हमारी विचारधारा नहीं है। इस देश का विचार नहीं। ये देश हमेशा से अपने दायित्व के लिए भी सदैव जागरूक रहा है। जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, मगर उसका रास्ता भी सही होना चाहिए। अगर उसके रास्ते पर हम नहीं जाएंगे, सही रास्ते पर नहीं जाएंगे, तो हम देश का भला नहीं करेंगे। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आया हूँ तब इस संगोष्ठी की शुरुआत हो रही है 3 दिन की, और स्वराज से नव भारत तक की कल्पना और ये विचार का पुनरावलोकन, मुझे लगता है इसके लिए बहुत सही समय है। बहुत समय हमने गंवाया है, अब ज्यादा समय गंवाने की जरूरत नहीं है। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। अनेक प्रकार के लोगों ने विचार का मंथन करना चाहिए, और मंथन से जो अमृत निकलेगा वो मुझे भरोसा है कि अमृत काल के अंदर वो अमृत भारत को सर्वोच्च बनाने के लिए जरूर काम आएगा। और हम सब शायद वो भाग्यशाली लोगों के में से है जो 1200 साल से इस देश के लोग देखना चाहते थे कि देश ऐसा हो। वो कल्पना पूरी नहीं हो पाती थी। हम सब शायद ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, अपने जीवन काल में ही महान भारत को देखने के लिए हम भाग्यशाली होंगे। मैं फिर से युवाओं को इस संघर्ष का रास्ता छोड़कर
अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष का रास्ता छोड़कर दायित्व के रास्ते पर जाने के लिए अपील कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।